नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा 6 में बुक प्रचलित है, पृथ्वी हमारा आवास, जो एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये साबित करने के लिए सिर्फ आपको अभी 2 मिनट के लिए वीडियो रोक कर देखना होगा। उसमें हम आपको समझा देंगे कि किस प्रकार उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार उपयोगी आपके लिए हो सकती है। इसके बाद हम इस वीडियो में इस बुक को कंप्लीट कवर करेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये बुक हमारी कंप्लीट होगी इसी वीडियो में। तो चलिए जानते हैं क्यों है ये महत्वपूर्ण ये बुक। सबसे पहले ये देखिए, आप यहाँ पर कटिंग की है सिलेबस की, और सिलेबस में जो महत्वपूर्ण जो हमारा बिंदु है वो है बिंदु क्रमांक 6। और 6 में क्या लिखा है, प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 5 तक के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर संबद्धता हाई स्कूल के स्तर तक का हो सकता है। क्या कह रहे हैं कि जो प्रश्न हैं वो आपके कहाँ तक की कक्षाओं से पूछे जाएंगे, 5 तक की, लेकिन जो इनका कठिनाई स्तर है वो कक्षा जो 10 तक या हाई स्कूल कह सकते हैं वहाँ तक का रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी की बुक या एमपी बोर्ड में जो प्रचलित बुक हैं उनको नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम अपनी बहुत बड़ी गलती करते हैं और मार्केट की बुकों के चक्कर में रहते हैं। तो इसलिए हम इस बुक को कवर करेंगे, और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 7 में भी है, 8 में भी है, तो उन दोनों को भी कवर करेंगे। और एक चीज़ और है, इस बुक के माध्यम से आप जो है पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपको मार्केट की बुकों में नहीं मिले होंगे। इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, इसमें ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, या जितने में भी हो, क्योंकि अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देखते रहिए इसको अंत तक। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें अंत तक बने रहेंगे। और जो बुक है ये देखिए आप यहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा संचालित है, और पर्यावरण अध्ययन के नाम से ही ये है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पृथ्वी हमारा आवास, और कक्षा 6 में प्रचलित है। तो हमारा लेवल तो कक्षा 6 से ऊपर का होना चाहिए, तभी तक हम इसको निकाल पाएंगे एमपी टेट को। एमपी टेट उतना भी आसान नहीं है जितना लोग बना रखे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट 1 के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है वो कौन सा है, चलिए बताइए कौन सा है। जी हाँ, तो उसका जो जुड़वा ग्रह है वो है शुक्र। ये बुक में ही विकल्प दिए गए हैं, उसी को लिया है, कोई बाहर से नहीं लाए गए हैं, बुक के अंतर्गत हैं, तो सारे हम डिस्कस करते चलेंगे। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र को। क्यों? क्योंकि इसका भार और व्यास लगभग बराबर है पृथ्वी के। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। आपको बताना है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। तो किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर हम आपको सारे ग्रहों के सीक्वेंस दिखा देते हैं, हमने उसका भी फोटो डाल रखा है। सूर्य में सबसे निकट है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी यूरेनस और नेपच्यून। तो इस पर को याद कैसे रखेंगे, कई लोगों को याद नहीं होगा, तो एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, 3 5 पी 2 4 6 ए बी, 2 4 6 ए बी। तो किस प्रकार से, 3 दिनों के नाम तो याद है ना। 3 नंबर पर कौन सा दिन आता है? बुध, तो बुधवार आता है ना 3 नंबर पर, तो बुध। 5 नंबर पर क्या आता है? शुक्रवार आता है, तो शुक्र। पी से हो गया आपका पृथ्वी, फिर आ गया 2 नंबर पर मंगलवार, तो मंगल। 4 नंबर पे आ गया बृहस्पति, 6 नंबर पर आ गया शनि, अरुण, वरुण। तो इनको याद कर लीजिएगा कि 35 पी 2 4 6 ए भी। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 3 नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है तीसरे नंबर पर, तो है पृथ्वी। और सबसे निकट पूछे तो बुध, सबसे दूर पूछे तो नेपच्यून, और सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों प्रश्न, और तीसरा प्रश्न जो है हमारे पाठ का वो है, सभी ग्रह जो है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो दीर्घ वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ऑप्शन देखिए आप, बिल्कुल नज़दीक ऑप्शन है,
तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। किस प्रकार के पथ पर? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह सूर्य का। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? जो ध्रुव तारा है वो किस दिशा में चमकता है? तो ध्रुव तारे से हमें किस दिशा का ज्ञान होता है? जी हाँ, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। किस दिशा का? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अगला है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो आपको पता है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किसके? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न जो हैं वो डायरेक्ट आपके पूछे जा सकते हैं पेपर में, इसलिए इनको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पर खाली स्थान भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है खाली स्थान दे दे और 4 ऑप्शन बना के आपको मिल जाए वहाँ पर, तो इनको भी डिस्कस करते चलेंगे। खाली स्थान का एक समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। चलिए बताइए क्या होगा? तो तारों का किसका समूह है? तारों का एक समूह है जो किसका निर्माण करता है? तारामंडल का निर्माण करता है। तारों का एक समूह जो कि विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? तारामंडल। तो यहाँ पर भरा जाएगा तारामंडल और यहाँ भरे जाएंगे तारे, या तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, तारामंडल कहलाता है। और अगला है आपका, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो अगर तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली है तो उसको कहा जाता है आकाश गंगा। क्या कहा जाता है? यहाँ पे भरेंगे आप आकाश गंगा। और ऑप्शन नंबर, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? आपको बताना है पृथ्वी के सबसे करीब कौन है। तो पृथ्वी के सबसे करीब है आपका चंद्रमा। कौन? चंद्रमा। उसकी दूरी कितनी है? 3,84,200 किलोमीटर। कितनी? 3,84,200 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये सिलेबस में है, तो आप देख लीजिए, वहाँ पर लिखा है अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष से संबंधित भविष्यवाणियाँ एवं खोजें। तो अंतरिक्ष के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगला है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। तो ये विकल्प में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो तीसरा सबसे नज़दीक कौन था? पृथ्वी थी। और अगला जो है वो है, ग्रहों के पास अपनी खालिस्तान तथा खालिस्तान नहीं होती। तो यहाँ पे आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। तो पहली खालिस्तान में भरेंगे ऊष्मा और दूसरे में भरेंगे प्रकाश। चलिए, ये थे पाठ 1 के अंतर्गत आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और अब हम चलते हैं पाठ 2 की ओर। उससे पहले अगर आप वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो है वो परीक्षा ऐप के द्वारा दी जा रही है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं APN50। इससे आपको क्या होगा? 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसको ख़रीद सकते हैं 149 में। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। और अगला पार्ट जो है हमारा, उसके अंतर्गत हम बात करते हैं आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत। तो आपको बताना है प्रमुख यमोत्तर का मान कितना है। जो प्रमुख यमोत्तर है, पार्ट 2 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो यमोत्तर का मान बताइए कितना होगा? जी हाँ, यमोत्तर का मान कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। और अगला प्रश्न है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों पर, विषुवत पर, कर्क पर। तो ध्रुवों पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ध्रुवों पर शीत कटिबंध। तीसरा है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या बताइए कितनी है? तो ये तो नहीं है, इनमें से कन्फ्यूजन होगा कुछ लोगों को कि 360 है या 180, क्योंकि मैं अगला प्रश्न जो है वो पूछने वाला हूँ कि देशांतर के बाद अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देशांतर की कुल संख्या कितनी है बताइए? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। कितनी? 360। और अक्षांश की संख्या कितनी है? 180। यहाँ पर आप समझेंगे, ये देखिए, ये आपकी कौन सी रेखाएं हैं? चलिए बताइए, ए कौन सी रेखाएं हैं और ए कौन सी रेखाएं हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं ए हैं। देशांतर रेखाएं कैसी खिंची होती हैं? ऊर्ध्वाधर खिंची होती हैं। कैसी खिंची होती हैं? ऊर्ध्वाधर। और जो
अक्षांशीय रेखाएं हैं वो कैसी खिंची होती हैं, क्षैतिज खिंची होती। तो इनको याद रखना कि देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो है आपकी 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो है आपकी 180। अगला प्रश्न है दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है तो आपको पता है किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है ग्रिड किसका जाल बनाता है। तो जो ग्रिड है वो अक्षांश समांतर रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं का जो है वो जाल बनाता है। कौन, ग्रिड। तो इनको डायरेक्ट याद करते जाइएगा आप, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा कहाँ स्थित है, तो आपको पता है 23.5 डिग्री दक्षिण। कहाँ, दक्षिण, कन्फ्यूज नहीं होना। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है भारत का मानक यमोत्तर कौन है। तो भारत का जो मानक यमोत्तर है वो कौन है, 82.30 भी मिल जाएगा आपको कहीं कहीं, 82 डिग्री 30 अंश भी मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 82.25 भी मिल जाएगा कहीं कहीं, है ना। और अगर पूछ ले कि ये कहाँ पर है, तो भारत का यमोत्तर स्थान तो इलाहाबाद का कौन सा, इलाहाबाद का जिसका नाम क्या रख गया है, प्रयाग। इलाहाबाद का कौन सा, नैनी, एक स्थान है इलाहाबाद में नैनी, वहाँ पर भारत का यमोत्तर है। यमोत्तर क्या होता है वो आपको अभी समझने का टाइम नहीं है क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है, तो आप डायरेक्ट इनको फैक्ट को याद रख लीजिए। 0 डिग्री यमोत्तर को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 0 डिग्री यमोत्तर है उसको आप मध्याह्न रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है 0 डिग्री। चलिए अगला है देशांतर के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती है। तो देशांतर की जो बीच की दूरी है वो किसकी तरफ घटती है, तो ध्रुवों की तरफ। किसकी तरफ घटती है, ध्रुवों की तरफ। यहाँ पर देशांतर रेखाएं आपको हमने दिखाई भी थी, ये विषुवत रेखाएं हो गई, ये हैं देशांतर रेखाएं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर देखिए कम होती जा रही है। तो ये जो ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों की तरफ जो है देशांतर रेखाओं की दूरियां घटती हैं। अगला है उत्तर ध्रुव वृत्त में किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तर ध्रुव वृत्त तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये कोई पूछने की बात नहीं है। किसमें, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले पार्ट की ओर। पार्ट 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो अपनी नौकरी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो के लिए, ताकि और वीडियो आपको डायरेक्ट प्राप्त हो सकें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पार्ट 3 की ओर और पार्ट 3 का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए करते हैं यहाँ के भी प्रश्नों का काम तमाम। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूमने की जो गति है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिए, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको काफ़ी परेशानी जाने वाली है, जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो देखते जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो घूमने की गति है उसको क्या कहते हैं, घूर्णन। उसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और एक ऑप्शन परिक्रमण कहते हैं। मैं परिक्रमण पर जो है टिक लगाए हुए हूँ और घूर्णन बोल रहा हूँ, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को जो है वो परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, एक घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। तो अगर ये पृथ्वी है मान लीजिए और ये अपने अक्ष पर घूम रही है चारों ओर, तो ये होता है घूर्णन। और अगर पृथ्वी सूर्य ए रहा और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो ये है उसका परिक्रमण। इसको समझ लेना, सूर्य की परिक्रमा करे तो परिक्रमण और अपने अक्ष पर घूमे तो घूर्णन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर किस दिन सीधी पड़ेंगी। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कब पड़ेंगी, 21 मार्च को। कब पड़ेंगी, 21 मार्च को। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी किस दिन पड़ेंगी, 21 मार्च को। और 21 जून को पड़ेंगी जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ेंगी रेखाएं सूर्य की किरणें, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को। अगर पूछे आपसे प्रश्न
कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ेंगी, तो 21 जून को। और अगर पूछे दक्षिणी ध्रुव में किस दिन पड़ेंगी, तो फिर 22 दिसंबर को। प्रश्न में कन्फ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर पूछ रहा है विषुवत वृत्त। यहाँ पर अगर देखते हैं ग्लोब का मैंने चित्र लगाया है, अन्यथा नहीं लगाया है, नहीं तो यहाँ पे आपको समझा देता। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना कि क्या है। मान लीजिए, थोड़ी सा समझ लीजिए, टाइम लगेगा लेकिन थोड़ी सा समझ लीजिए। ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका विषुवत वृत्त है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो अगर आपका सूर्य सीधा यहाँ पर है, यहाँ पर लंबवत किरणें पड़ेंगी कब, 21 मार्च को। और अगर यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी 21 जून को। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो फिर पड़ेंगी 22 दिसंबर को। अगर 21 मार्च ऑप्शन में ना होता तो आप क्या लगा सकते थे, तो 21 मार्च के साथ साथ आप 23 सितंबर को भी लगा सकते थे कि 23 सितंबर को भी विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। हमारे यहाँ क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, अच्छे से याद है आपको कि 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। लेकिन जो गर्मी में मनाया जाता है वो मनाया जाता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न देखेंगे। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। ये 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप बिल्कुल भी वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आपका नुकसान होने वाला है अगर आप छोड़ के जाते हैं। तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। इसका PDF मैं नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसमें दे दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। चलिए खालिस्तान भी भर लेते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, सिंपल वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366, साधारण वर्ष में होती है 365। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं। तो जो पृथ्वी की जो प्रतिदिन की गति है उसको क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घूर्णन। और अगर पूछ ले कि पृथ्वी का घूर्णन काल कितने दिन का है, तो पृथ्वी का घूर्णन काल जो है वो 1 दिन अन्यथा 24 घंटे का है। कितने दिन का, 1 दिन या फिर 24 घंटे का है। और अगर पूछ ले परिक्रमण काल पृथ्वी का कितना है, तो 1 वर्ष यानी कि 365 दिन का है परिक्रमण काल, और घूर्णन काल है 24 घंटे का। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। किस प्रकार की कक्षा में घूमती है, तो 365 दिन कक्षा में घूमती है। किस प्रकार से घूमती है, उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल में कक्षा में घूमती है। और कैसी कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। अगला प्रश्न है। 21 जून को सूर्य की किरणें खालिस्तान पर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। कहाँ पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर। अभी आपको बताया भी था, ये ग्लोब है और जो ऊपर की रेखा है ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो 21 जून को ऊपर और जो है 22 दिसंबर को नीचे, और 21 मार्च को बीच में। अगला प्रश्न है। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। किस ऋतु में हमारे यहाँ पर दिन छोटे होते हैं। चूँकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं तो हमारे यहाँ शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। यहाँ पे क्या भरेंगे, शीत ऋतु। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। अब विकल्पों को देख लेंगे। हम पहुँच चुके हैं अगले पाठ की ओर, और पाठ है आपका A4, और 4 पाठ का नाम है मानचित्र। और ये भी आपके पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि ये मानव पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण इनके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पाठ को। तो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है। देखिए आसान है, कक्षा 6 का है, आपको लग रहा होगा क्या है, लेकिन कई लोगों का एक क्वेश्चन गलत होने वाला है। वृक्षों के जो वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, चलिए बताइए। भौतिक मानचित्र कहेंगे, थीमेटिक मानचित्र कहेंगे, या राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र। क्या कहेंगे, थीमेटिक मानचित्र। और भौतिक मानचित्र में क्या आएगा, यहाँ पे एक चीज़ है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। और भौतिक मानचित्र में क्या क्या आएगा, आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए।
पर्वत, क्या आएंगे पर्वत, और क्या आएंगे पठार, और क्या आएंगी नदियाँ, और क्या आएंगे मैदान। याद रखना, पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान जो भी है, और प्राकृतिक उच्चावच मतलब ऊंची घाटियाँ, नीची घाटियाँ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र को अब भी डिस्कस करेंगे। राजनीतिक मानचित्र में क्या आएंगे? देशों की सीमाएं, महाद्वीपों की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं, जिलों की सीमाएं। तो राज्य, जिला, देश, नगर, इनकी सीमाएं जो आती हैं वो राजनीतिक मानचित्र में आती हैं। अब थीमेटिक मानचित्र में क्या आता है? तो थीमेटिक मानचित्र में याद रखना, सड़क, वर्षा, वन, उद्योग। क्या कहा? सड़क, वर्षा, वन, उद्योग। आप देख भी सकते हैं एटलस जिन्होंने देखी होगी कि मान लीजिए जो भारत का नक्शा है उसमें संकेतक दिए रहते हैं कि ज़्यादा वर्षा वाले लाल रंग में, कम वर्षा हरे रंग में, और कम वर्षा पीले रंग में, इस प्रकार से। तो वो थीमेटिक मानचित्र होते हैं और इसमें सड़कों को, वर्षा के चित्रों को कि कहाँ वर्षा कम होती कहाँ ज़्यादा, इसको दर्शाया जाता है। वनों का किस प्रकार से, सघन वन कहाँ पे हैं, कम वन कहाँ पर हैं, उसको दर्शाया जाता है। और उद्योगों को भी थीमेटिक मानचित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको याद रखना कि वृक्षों का जो वितरण है वो थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो पृथ्वी पर नीले रंग का इस्तेमाल आपको पता है जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। अगला है, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपने एक घड़ी देखी होगी, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो कि आपको दिशा बताने के काम में आती है। तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। आप कक्षा 12 में आपने देखी होंगी, जो फिजिक्स में प्रयोग किए होंगे उसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। और दिक्सूचक अगर पूछ ले कि किस दिशा में ठहरता है, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है दिक्सूचक। अगला प्रश्न है, पैमाना आवश्यक है। पैमाना किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, या फिर प्रतीकों के लिए? तो सबसे पहले आप मानचित्र, रेखा चित्र और प्रतीकों में अंतर बताइए, क्या होंगे ये अंतर? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, मानचित्र क्या होते हैं? मानचित्र में निश्चित जो है पैमाने रखे जाते हैं और उसको मानचित्र को जो है खींचा जाता है। जैसे हमारे भारत का मैप को ही क्या बोला जाता है? मानचित्र। ये निश्चित होते हैं। मान लीजिए कि हमें 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शाना है। कितने किलोमीटर की दूरी को? 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर की दूरी को कागज़ पर दर्शाना संभव नहीं है, तो 500 किलोमीटर की दूरी को हमने दर्शा दिया 1 सेंटीमीटर से। तो जहाँ मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी है वहाँ पे नीचे पैमाना लिखा होता है। आप मानचित्र को ध्यान से कभी भी देख लीजिएगा। तो जहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी है उसको हम मान सकते हैं कि ये यहाँ पर 500 किलोमीटर की दूरी है। तो मानचित्र के लिए आवश्यक पैमानों की आवश्यकता होती है, निश्चित पैमानों की आवश्यकता होती है, नाप कर बनाए जाते हैं। और रेखा चित्र आपकी याददाश्त के आधार पर होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर गए, मित्र का घर थोड़ा सा दूर था। अब आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है तो आप उसको समझा रहे हैं, तो अपनी याददाश्त के आधार पे कि ये रास्ता थी, यहाँ पर अस्पताल थी, फिर वहाँ से राइट मुड़ गए, फिर वहाँ पर आपको एक स्कूल मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट में मुड़ गए। इस प्रकार से रेखा चित्र बनाया जाता है। अब प्रतीक क्या होते हैं? प्रतीक आपने देखा होगा कि जो रोड के किनारे बोर्ड लगे होते हैं, उन पर छोटे छोटे बोर्ड होते हैं, उन पर कुछ संकेत होते हैं। मान लीजिए ये बोर्ड है और उस पर प्लस का संकेत है, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर अस्पताल है ना? क्या है? अस्पताल है। वहाँ पर बोर्ड लगा है और उस पर इस साइड का चिन्ह बना है, तो आपको पता है कि वहाँ पर मोड़ है। अगर और भी कई प्रकार के प्रतीक होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो वास्तविक चित्र नहीं बना सकते बोर्ड पर। अब पूरी अस्पताल तो बना नहीं देंगे, इसलिए उसके कुछ संकेत यूज किए जाते हैं कि ये अस्पताल है, आपकी स्कूल का बैग और एक बच्चा बना दिया था, स्कूल आगे है आपका। तो ये होते हैं प्रतीक। वास्तविक जहाँ प्रतियाँ या फोटो बनाना संभव नहीं होता, उसके लिए कुछ प्रतीक बना दिए जाते हैं। जैसे रेलवे लाइन के लिए कि ये रेलवे लाइन है आगे, इस प्रकार के चिन्ह रोड के किनारे बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रतीक। तो पैमानों की आवश्यकता होती है मानचित्र के लिए, याददाश्त पर आधारित होते हैं रेखा चित्र, और प्रतीक को आपको अभी अभी समझा ही दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और हम पहुंच चुके हैं अगले पाठ की ओर, और उस पाठ का नाम है हमारे जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या? पृथ्वी के प्रमुख
परिमंडल, जो कि जल के अंतर्गत आते हैं। जल का चैप्टर है आपका, उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। कक्षा 6 का है, कोई हाई लेवल के प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको इनको थोड़ा सा देख के जाना, हो सकता है भाई पूछ ले। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप और एशिया को अलग करती है। यूराल पर्वत श्रृंखला, यूरोप यूराल, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है, तो कुछ लोगों को मैप याद होगा, ठीक है, जिनको नहीं है याद बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे याद रख लेना, स्थल संधि के द्वारा जुड़ा है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका स्थल संधि के द्वारा जुड़ा है। मान लीजिए उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, थोड़ी सी स्थल संधि के द्वारा जुड़ा है। और स्थल संधि का नाम क्या है, तो आपको बता देना है क्या, पनामा स्थल संधि। क्या, पनामा स्थल संधि। आपको यहाँ पे बता देना है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो जुड़ा है वो स्थल संधि से जुड़ा है और जिसका नाम है पनामा स्थल संधि। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, नाइट्रोजन। कितना है नाइट्रोजन का, 78%, और ऑक्सीजन का 21%, यानी 99% तो यहीं पर हो जाता है, बाकी 1% में बची हुई अन्य गैसें हो जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, वायुमंडल, जलमंडल या थलमंडल। तो ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है कि पृथ्वी का जो थलमंडल है वो ठोस चट्टानों का बना है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लगा देना है, जिसमें हम निवास करते हैं एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको बता देना है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, पृथ्वी का जो है सबसे गहरा भाग जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, उसका क्या नाम है, तो इसको याद रख लेना, क्या नाम है, मेरियाना गर्त। लिखते जाना बिल्कुल, मेरियाना गर्त। क्या नाम है, मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, मेरियाना गर्त। अगला प्रश्न है, महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया है, और वो महासागर कौन सा है, तो उसको याद रख लेना आप, महासागर का नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। और किस देश के नाम पर रखा गया है, तो वो रखा गया है भारत के नाम पर। अगला है, स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है, क्या कहलाएगा, तो जीवमंडल। क्या कहलाएगा, जीवमंडल में आपका स्थल भी होगा, आपका जल भी होगा और हवा का सीमित भाग होगा जो कि जीवन के लिए संभव है, वो क्या कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है, तो यूरोप एवं एशिया को वैसे तो यूराल पर्वत अलग करता है, अभी अभी डिस्कस किया है, लेकिन अलग इनको कहा जाए कि यूरोप और एशिया को एक साथ क्या कहा जाता है, तो आपको कह देना है क्या, यूरेशिया। क्या कहना है, यूरेशिया। क्या कह देना है, यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, यूरोशिया कहा जाता है, यूरोशिया नहीं सॉरी, यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेशिया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन है, माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई आप पढ़ रहे होंगे 8,848 मीटर, आपको अब मिल जाएगी नई जो ऊंचाई है 8,849 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। कितनी, पहले पढ़ रहे थे 8,848 मीटर, लेकिन अब है 8,849 मीटर। अपडेट रहना। यहाँ से एक दो प्रश्न और बन सकते हैं, अगर आप उनको भी देख लें तो अच्छा रहेगा। क्या बन सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था, तो प्रथम व्यक्ति आप याद रख लेना, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। कौन, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो थे वो भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और कब चढ़े थे,
तो डेट याद रख लेना, 29 मई 1953 को। कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। प्रथम व्यक्ति था भारतीय, और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति चढ़ा था जो कि कहाँ का था? न्यूजीलैंड का था। उसका नाम था एडमंड हिलेरी। और भारत की प्रथम महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, एनसीईआरटी कक्षा 5 में अलग से इसको डिस्कस किया गया है, वो कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थीं वो बछेंद्री पाल थीं। और कब चढ़ी थीं ये चढ़ी थीं 23 मई 1984 को। और अगर विश्व की पूछे प्रथम महिला आपको, तो आप क्या बताएंगे? जुंको ताइपेई, जापान की, जो कि चढ़ी थीं कब? 16 मई 1975 को। चलिए चलते हैं अगले पाठ की ओर, और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं पाठ नंबर जो है हमारा 6 की ओर, और हम 6 करते हैं डिस्कस कि क्या है इसके अंतर्गत। और पाठ 6 का नाम रहेगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसके अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत और पठारों से भिन्न होते हैं किस प्रकार से? तो ऊंचाई के आधार पर जो है पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। कैसे? ऊंचाई के आधार पर जो पर्वत होते हैं वो शंकु आकार के होते हैं, यानी इनका जो शीर्ष है वो सकरा और आधार जो है वो चौड़ा होता है। लेकिन जो पठार होते हैं वो ऊपर से समतल होते हैं। तो ये है आपका पठार मेज के आकार का, और ये है आपके पर्वत। अगला प्रश्न है आपका, हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, या फिर पठारों में? तो हिमानी जो हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? पर्वतों में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? पर्वतों में। अगला प्रश्न है आपका, दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का जो पठार है वो कहाँ स्थित है? भारत में। कहाँ स्थित है? भारत में। और भारत में कहाँ पर स्थित है? तो जिनको भारत का मैप मालूम है वहाँ पर आप देख लेना कहाँ कहाँ पर। मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ? एमपी, गुजरात, और कहाँ देखेंगे? एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में जो है वो सम्मिलित रूप से दक्कन का पठार फैला हुआ है। कहाँ पर है? भारत में। अगला प्रश्न है, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है आपकी चीन में। कहाँ बहती है? चीन में। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है आपकी आल्प्स पर्वत श्रृंखला। कौन सी? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। इस पाठ के अंतर्गत भी आने वाले रिक्त स्थान को देख लेते हैं। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जहाँ पर समतल भूमि है और विस्तृत क्षेत्र है उसको कहेंगे आप क्या? मैदान। क्या कहेंगे? मैदान। और हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों के उदाहरण हैं। तो हिमालय और जो आल्प्स है वो आपके बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। किस प्रकार के पर्वतों के? बलित पर्वतों के। और अगर पूछे कि बलित पर्वतों में किस प्रकार के उदाहरण हैं तो आप इनको बता दीजिएगा कि बलित पर्वतों में हिमालय और आल्प्स जो है वो युवा बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। कौन से? युवा बलित पर्वतों के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। तो पठारीय क्षेत्रों में या पठार क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। कहाँ पर? पठार में। यहाँ पर प्रश्न बन सकता था कि क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता कहाँ होती है? पर्वत में, पठार में, मैदान में। तो वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती थी हमें, इसलिए हमें डायरेक्ट याद करके रखना है कि क्षेत्रों जो हैं पठार क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के और भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अपनी नौकरी एमपीटेट पार करा के ही छोड़ेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, पर्वतों का एक क्रम है। तो पर्वतों के एक क्रम को क्या कहते हैं? श्रृंखला। क्या कहते हैं? श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। और अगला खाली स्थान है, क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक होते हैं। तो मैदानी जो क्षेत्र हैं वो आपकी कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक होते हैं। कौन से क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र।
कौन से क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र जो हैं कृषि के लिए उत्पादक क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर हम प्रवेश कर चुके हैं हमारा पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक के अंतर्गत। हम प्रवेश कर चुके हैं पाठ 7 के अंतर्गत, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारा भारत देश। क्या डिस्कस करेंगे? हमारा भारत देश। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। तो हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के आपको पता है 3 कैटेगरी हैं, और सबसे ऊपर के जो हिमालय को बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, और अगर दूसरे भाग को पूछे तो उसको हिमांचल कहा जाता है, और तीसरे भाग को पूछे तो उसको क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय आपको पता है उत्तर में है, और उत्तर के हिमालय के दक्षिण भाग को पूछ रहा है, मतलब सबसे लास्ट वाले हिमालय को पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक। अगला प्रश्न है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 2 शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, एक है सह्याद्री और एक है हिमाद्री। सह्याद्री और हिमाद्री, तो इन पर बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि देखिए जो हिमाद्री है, हिमाद्री कहा जाता है महान हिमालय को। किसको? महान हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। और जो सह्याद्री है वो कहा जाता है किसको? पश्चिमी घाट को। तो याद रख लेना, जो सह्याद्री है उस किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। जो हिमाद्री है वो हिमालय के सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है हिमाद्री, जिसका अन्य नाम है महान हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो सह्याद्री है वो आपका पश्चिमी घाट है। इसको याद रखना, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका गलत हो सकता है और 1 नंबर कट सकता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? यहाँ पर हम एक ऑप्शन आपको और देंगे, पाकिस्तान और भारत के बीच। पाकिस्तान और भारत के बीच। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, तो जिन लोगों ने आंसर दिया है भारत तथा श्रीलंका के मध्य जो जल संधि स्थित है उसको क्या कहा जाता है? पाक जल संधि। क्या कहा जाता है? पाक जल संधि। इनको बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि 2011 और पिछले जो पेपर हैं उनको आधार बना के देखें तो पिछली बार भी कई बंदरगाह पूछे गए थे, तो इस प्रकार यहाँ से पूछा जा सकता है। तो पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, जो कि दक्षिण में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? जो अरब सागर में स्थित हैं वो भारत के कौन से द्वीप समूह हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर मालदीव? जी हाँ, तो आपके जो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित हैं। कौन? लक्षद्वीप जो हैं वो अरब सागर में स्थित हैं। और अंडमान निकोबार किस में स्थित हैं? तो अंडमान निकोबार आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको पता है भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किस राज्य में है या कहाँ पर है? तो आप आंसर कीजिएगा क्या? राजस्थान। क्या करेंगे? राजस्थान। इसका एक प्रश्न और बन सकता है, ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो वो है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। खालिस्तान को भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन बन सकते हैं और बनते हैं कई बार। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? अगर लगभग में पूछे तो आप बता देना 32,84,000 वर्ग किलोमीटर। और अगर पूरा पूछे तो 32,84,263 वर्ग किलोमीटर आप इसको बता सकते हैं। कितना? 32,84,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे। यहाँ पे आपसे अगर प्रश्न पूछे कि भारत की जो है वो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? कहाँ से? उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो आपको बता देना है 3200
14 किलोमीटर। कितनी? लगभग 3214 किलोमीटर। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण। और अगर पूछे कि भारत की पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है, तो आपको बता देना है 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। और अगर पूछ ले कि भारत में कहाँ से कहाँ तक, तो भारत के गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। और यहाँ पर आपको पता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है, महान हिमालय को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो यहाँ पे आप कर देंगे आंसर आपका राजस्थान। क्या कर देंगे? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और अगर छोटा पूछ ले तो आप क्या लगा देंगे? गोवा। क्या लगा देंगे? गोवा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है? तो यहाँ पे आपको सही आंसर करना है अरब सागर में। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत के मध्य से गुजरती है जो रेखा, उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है। तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वहाँ पर हो जाएगा 8 राज्यों से। और अगर पूछ ले मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 13 जिलों से। चलिए बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। और आपका अगला पाठ जो हो जाएगा, पाठ क्रमांक आपका हो जाएगा 8, भारत की जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी। क्या क्या? भारत की जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी। और ये इस पुस्तक का अंतिम पाठ हो जाएगा। तो अंतिम पाठ है इस पुस्तक का। तो चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। जी हाँ, तो आपको पता है मेघालय का मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय का मौसिनराम। और अगला प्रश्न है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली बकरी और हिम तेंदुआ से आपको पकड़ना है आंसर। हिम मतलब हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो समय है, आर्द्र पवनें जो बहती हैं, वो बहती हैं समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ से? समुद्र से स्थल की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो पवनें बहती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर। अब देख लेते हैं इस पाठ के अंतर्गत आए कुछ रिक्त स्थानों को कि गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो किस मौसम में? तो लौटते मानसून के समय। कब? लौटते मानसून के समय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। गुजरात के खालिस्तान वन खालिस्तान का निवास है। तो यहाँ पे आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसका निवास है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेरों का स्वर्ग है। किसका स्वर्ग है? एशियाई शेरों का स्वर्ग है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो किस राज्य में है? गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर जो है हमारी कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास पर्यावरण अध्ययन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी नौकरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। पहले भी कुछ वीडियो हम डाल चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ मित्रों, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो कक्षा 7 की संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन का ऐसा ही वीडियो लेकर आएंगे, फिर कक्षा 8 का भी लेकर आएंगे। क्योंकि कक्षा 5 तक के वीडियो तो सब जगह मिल रहा है, लेकिन 6, 7, 8 का कोई वीडियो अच्छे से नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके लिए लेकर आए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।